अगले वक्ता के रूप में आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर अवनीश कुमार जी को। आप वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। आप इस विषय पर संक्षिप्त में प्रकाश डालें। प्रोफेसर अवनीश कुमार। नमस्कार। सभी विद्वान साथियों को नमस्कार। हमारे आदरणीय श्री वीरेंद्र यादव जी, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर बालेंदु ददीच जी, डॉक्टर सुनील ठाकुर जी, डॉक्टर उर्वशी गहलोत जी और श्री नलन विकास हिंदी अधिकारी को, और इस सभा कक्ष में उपस्थित विभिन्न विभागों से राजभाषा अधिकारी, हमारे परम मित्र। सर्वप्रथम तो मैं जो हमारे जगदम्बिका प्रसाद यादव स्मृति प्रतिष्ठान है, मैं इस अवसर पर जगदम्बिका प्रसाद जी यादव जी को जगदम्बी प्रसाद यादव जी को नमन भी करता हूं और प्रतिष्ठान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे अवसर दिया कि इस सभा कक्ष में अपने विचार रखने का। और आज यहाँ पर ये राजभाषा का सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पर विभिन्न विभागों से राजभाषा अधिकारी, हिंदी प्रेमी और हिंदी के वरिष्ठ विद्वान साथी उपस्थित हैं। मेरे कार्यकाल के दौरान जब मैं वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग में था, तो उस समय बहुत सारे जो वैज्ञानिक और तकनीकी शब्द थे उनके ऊपर कार्य चल रहा था और बहुत सारे शब्दकोश डेटाबेस का निर्माण कार्य किया गया। आज जो सत्र यहाँ पर है हिंदी और डिजिटलीकरण, हम धीरे धीरे डिजिटलीकरण की ओर बढ़ रहे हैं। और पहले डिजिटलीकरण की जब हम बात करते थे, डिजिटलाइजेशन की जब बात करते थे, तो उसमें हम यही मानते थे कि एकाधिकार है अंग्रेजी का, और इसकी शुरुआत यदि कहीं से हुई तो जो हमारा जो जोड़ घटा गुना भाग थे, कैलकुलेटर बहुत पहले आया। जब हम क्लास 6, 7, 8 में थे, उस समय कैलकुलेटर भी एक बहुत बड़ा ऐसी चीज़ हुआ करती थी कि जो शायद छूने को भी नहीं मिलती थी। और धीरे धीरे साइंटिफिक कैलकुलेटर आ गया, फिर कंप्यूटर आ गया, फिर लैपटॉप आ गए, मोबाइल आ गए। और इस जो डिजिटलाइजेशन, जो हमारे डिजिटल उपकरण हैं, उसमें जो विकास हुआ है पिछले 2 दशकों में, तो बहुत ही तीव्र गति से हुआ है। और जो सिनेरियो है वो पूरा एकदम से चेंज होता जा रहा है। और जो हमारा समाज है, मैं यहाँ ये भी साधुवाद दूंगा, जो सोसाइटी है, समाज है, जो हमारी पॉपुलेशन है, कि उन्होंने भी उसी तीव्र गति से इन सभी उपकरणों को अडॉप्ट भी किया है, स्वीकार भी किया है और इसमें काम करने उन्होंने शुरू भी कर दिया है। तो हमारा जो विद्वान साथी हैं, जो हमारे टेक्नोक्रेट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, एक तो पहला है कि हम अपनी सोसाइटी को, अपनी पॉपुलेशन को, समाज को वो सब सुविधाएं उपलब्ध कराएं। पहले हम मान के चलते थे कि जब भी हम तकनीकी की बात कर रहे हैं वो तकनीकी केवल अंग्रेजी में होगी, पर धीरे धीरे वो तकनीकी हमारी भाषाओं में आने लगी, भारतीय भाषाओं में आने लगी। और जब हिंदी और तकनीकी की बात की जाएगी, जो आज से इस सभा के अध्यक्ष हैं डॉक्टर बालेंदु शर्मा ददीच जी, आपका नाम सर्वोपरि आएगा। आपका एक बहुत बड़ा योगदान है इस हिंदी के डिजिटलाइजेशन को लेकर, कि किस तरह से जो हमारे ऑनलाइन माध्यमों में हिंदी का प्रचार प्रसार और जो हमारे प्रयोगकर्ता हैं, यूजर्स हैं, जो उनका इसमें इन्वॉल्वमेंट बढ़ता जा रहा है, उसमें माइक्रोसॉफ्ट का और सीडेक का, इन संस्थाओं का एक बहुत बड़ा योगदान है। और डेफिनेटली भारत सरकार की जो संस्थाएं हैं, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री है, इलेक्ट्रॉनिक मिनिस्ट्री है, और शिक्षा मंत्रालय है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, ऑल इंडिया तकनीकी शिक्षा परिषद है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, इन सब का योगदान भी बहुत है। इन्होंने भी समय के साथ साथ हमारे विद्यार्थियों को, समाज को इस नई तकनीकी की जो उपलब्धता है उसको सुनिश्चित करने में बहुत बड़ा योगदान किया। आज जब हम तकनीक की बात कर रहे हैं, हम उस तकनीक के माध्यम से जो अपना लाइफ स्टाइल है, जो हमारी जीवनचर्या है, उसको हम सरल बना रहे हैं और उसका अधिक से अधिक उसको हम अडॉप्ट करते जा रहे हैं। हमारे सामने एटीएम मशीन आई,
एक बार हमें सबको ये रिस्क होता था कि पता नहीं है इससे पैसा निकालेंगे, हमारे अकाउंट से निकलेगा या किसी और के अकाउंट में निकलेगा, कहीं गलत तो नहीं हो जाएगा, कुछ पैसा कम ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा। पर पिछले कुछ वर्षों में हम इतने कॉन्फिडेंट हो गए, जब एटीएम से हम कैश को विड्रॉल करते हैं, पैसा को निकालते हैं, हम उसके बाद उसको काउंट करना भी पसंद नहीं करते। हम सोचते हैं जो मशीन ने कैलकुलेट करके दिया है, काउंट करके दिया है, वो सही होगा। ये हमारे कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ गया है, हम अपने उसके लिए एक बार उसको काउंट कर लेते हैं, 100% सही अमाउंट निकलता है। बहुत ही रेयर ऐसा होता है कि उसमें कभी कोई कटा फटा नोट आ गया, एक नोट कम हो गया, बहुत ही रेयर ऐसा होता है। शायद हम सब में जितने आप उपस्थित हैं, कभी ऐसा कोई सीन नहीं मिला होगा। तो हमारी जो विश्वसनीयता है वो उसके ऊपर बढ़ती जा रही है। जब हम मेडिकल उपकरणों की बात करते हैं तो वहाँ पर भी जो हमारे डिजिटल उपकरण हैं उनके ऊपर हमारा जो विश्वसनीयता है, हमारा जो कॉन्फिडेंस है, वो निरंतर बढ़ता जा रहा है। चाहे वो ब्लड प्रेशर नापने की मशीन हो, शुगर नापने की मशीन हो, या कोई भी उपकरण हो, या बहुत ही कॉम्प्लेक्स जो हम हॉस्पिटल्स में यूज करते हैं। अब शिक्षा की जब बात है, अभी पीछे एक बहुत वैसा फेज गया है जो कि कोरोना का फेज था। हम सभी चिंतित थे कि कैसे हम अपने कार्यों को, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाएंगे। तो हमें एक नया माध्यम मिल गया ऑनलाइन एजुकेशन का, और हमारी जो स्वीकार करने की जो क्षमता थी, वो ऐसी क्षमता थी कि हमने उसको कुछ दिनों में ही स्वीकार कर लिया। उसके लिए हमें महीनों या सालों सोचने का अवसर नहीं मिला। एक बार ये ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट हुई, और शायद कुछ ही दिनों में, वहाँ पर मैं महीने भी नहीं कहूँगा, कुछ दिनों के ट्रेनिंग के बाद ही जो हमारे छोटे बच्चे थे, जो हमारे +2 लेवल के बच्चे थे या विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स थे, उन सब ने उसको अडॉप्ट कर लिया। उनके पेरेंट्स ने भी अडॉप्ट कर लिया, बच्चों ने भी अडॉप्ट कर लिया, और शिक्षक भी उसी के अनुरूप ऑनलाइन एजुकेशन में आ गए। और आज हमें लगता है कि ऑनलाइन एजुकेशन एक बहुत सुविधाजनक हो गया। जो इन्फॉर्मेशन हम अपने बच्चों को नहीं दे पा रहे थे, वो हम ऑनलाइन माध्यम से बाहर बैठे, विदेश में बैठे, और अपने महाविद्यालय या विश्वविद्यालय से दूर बैठे किसी विशेषज्ञ को ऑनलाइन आमंत्रित करके अपने विद्यार्थियों को उनसे हम लेक्चर करा देते हैं। उनके ज्ञान का जो लाभ है वो हमारे स्टूडेंट्स को मिल जाता है। अब इसमें जब बात आ रही है कि हिंदी का जो भी क्रमिक विकास है, एक तो भाषा का विकास है, वो तो यहाँ पर भाषा, हिंदी भाषा पहले से ही बहुत समृद्ध भाषा है। अब उसमें जब उसका हमने कंप्यूटरीकरण कर दिया, उसका डिजिटलाइजेशन कर दिया, हमारे डिजिटल में भी हमारी जो भाषाएं हैं उनकी उपलब्धता सुनिश्चित होने लगी। आपको शायद याद होगा, जिस समय पहली बार एटीएम मशीन आए थे, उनका जो फंक्शनिंग थी केवल अंग्रेजी में ही थी। आज सबसे पहले वो उसमें ऑप्शन आते हैं कि आप हिंदी में प्रयोग करना चाहते हैं, अंग्रेजी में प्रयोग करना चाहते हैं, किसी और अन्य भाषा में प्रयोग करना चाहते हैं। हमारे कंप्यूटर्स में भी पहले टाइपिंग की सुविधा नहीं थी, टाइपिंग के नाम पे हम केवल अंग्रेजी की ही बात करते थे। आज उसमें ऑप्शंस हैं, हम बहुत सारी भाषाओं में उसमें टाइप कर सकते हैं। और भारत सरकार के स्तर पर और इस जो हमारा विद्वत समाज है, उनके स्तर पर भी निरंतर ये प्रयास किए जा रहे हैं कि हम हमारी भाषाओं को भी इन उपकरणों के साथ में सिंक्रोनाइज किया जाए, ताकि अधिक से अधिक हमारी भाषाओं का प्रयोग भी बढ़े। इसी में एक आपका ट्रांसलेशन की बात भी आई। गूगल ट्रांसलेशन भी शुरू हुआ, और भारत सरकार के द्वारा और सीडेक के द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा भी बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर और मोबाइल ऐप बनाए गए जिसके माध्यम से हम अनुवाद में जा सकते हैं। आज मोबाइल में ऐसे ऐप भी हैं कि हम केवल पेज को स्कैन करके, चाहे वो हैंड रिटन हो या टाइप्ड हो, उसको हम उसमें टेक्स्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं। हम बोल रहे हैं अपनी एक भाषा में है, और हम दूसरी भाषा में उसको सुन सकते हैं, तीसरी भाषा में हम उसको सुन सकते हैं। अभी G20 के समय जो हमारा भाषणी ऐप भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया, उसके जो फैसिलिटी हैं, और जिस समय ये भाषणी ऐप अपने आप में एक कंप्लीट ऐप बन जाएगा, सभी भाषाओं का इसमें समावेश हो जाएगा, तो एक बहुत अच्छा एक अनुवाद का, और जो टेक्स्ट टू स्पीच या स्पीच टू टेक्स्ट, इन सब में इसका बहुत बड़ा योगदान होगा। तो ये जो दायित्व है ये विद्वत समाज का है कि हम आने वाली पीढ़ी को सबसे पहले तो जो मशीन हैं, कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित कराएं। फिर जो उसके लिए कंटेंट सामग्री है, आज हम कह रहे हैं कि हमारे स्कूलों में या विश्वविद्यालयों में हिंदी माध्यम से, तमिल माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से जो पढ़ाई है वो नहीं हो पा रही है। तो उसके लिए कहीं ना कहीं
जो इशू है, सबसे पहले तो हमें उनको उस माध्यम की जो पुस्तकें हैं, जो पाठ्य सामग्री है, उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करनी पड़ेगी। आज हमारे पास एक सुविधा है कि हम ऑनलाइन जो हमारे स्टडी मटेरियल है उसको हम तैयार करते हैं, ऑनलाइन माध्यम में उसकी उपलब्धता सुनिश्चित करते हैं, अपने डेटाबेस को समृद्ध करते हैं। तो देश में बैठे हुए जितने भी जगह हमारे विद्यार्थी हैं, हमारे प्रयोगकर्ता हैं, साहित्यकार हैं, लेखक हैं, उन तक वो सामग्री इमीडिएटली पहुंच जाती है। आज से पहले की बात करें तो एक पुस्तक का प्रकाशन किया जाता था, पुस्तक प्रकाशक के पास या किसी पुस्तकालय में होती थी और विद्यार्थी को, लेखक को, साहित्यकार को वहाँ तक जाना होता था। आज वो सब काम हम अपने मोबाइल के माध्यम से कर लेते हैं, अपने लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से कर लेते हैं। तो जितना ज़्यादा हम अपना कंट्रीब्यूशन इस पुस्तकों को और पाठ्य सामग्री की उपलब्धता विभिन्न भारतीय भाषाओं में, हिंदी भाषाओं में सुनिश्चित कराएंगे और ये ऑनलाइन पोर्टल पे अवेलेबल होंगी, तो निश्चय ही इसका जो प्रचार प्रसार है, इसका जो कंट्रीब्यूशन है, योगदान है, वो बहुत बढ़ेगा। पहले भी ऐसा करते थे और आज भी विद्यार्थी ऐसा करते हैं। यदि हम बात कर रहे हैं कि हम विद्यार्थियों को शिक्षा अंग्रेजी में दे रहे हैं, तो जब जब विद्यार्थियों की समझ में कुछ कंटेंट नहीं आता, निश्चित रूप से वो उस कंटेंट को अपनी भाषा में एक नोट्स के रूप में तैयार करते हैं, क्योंकि परीक्षा में बाध्यता थी कि हमें अंग्रेजी में उत्तर देने हैं, तो उत्तर देने में वो अंग्रेजी का प्रयोग कर लेते थे वहाँ पर अपनी समझ के लिए वो अपनी भाषाओं का प्रयोग करते थे। जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, राष्ट्रीय शिक्षा नीति एक बहुत अच्छा है और वास्तव में क्रांतिकारी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसमें केवल हमारे सामने चुनौतियां हैं कि किस तरह से सफलतापूर्वक इसका क्रियान्वयन किया जाए। जितना अच्छा इसका क्रियान्वयन होगा उतने ही अच्छे इसके रिजल्ट्स आएंगे। क्रियान्वयन, इसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो चैलेंजेबल है। हम इसकी जो उद्देश्य है, जिस उद्देश्य को लेकर शिक्षा नीति बनाई गई है और जो उसमें विषय हैं, उनको हम उसी प्रकार से उसको हम लागू करें, विद्यार्थियों को उसी प्रकार से शिक्षा दें, ताकि उनका समग्रता के साथ में जो उनका बौद्ध ज्ञान है वो बढ़ सके। जैसे उसमें हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की बात की गई है, ऑनलाइन एजुकेशन की बात कही गई है, जो ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं AICTE के द्वारा, UGC के द्वारा, NPTEL के द्वारा, उन कोर्सेज को करने की बात की जा रही है। जब हमारे विद्यार्थी अपनी शिक्षा के साथ साथ उन कोर्सेज को भी करेंगे तो निश्चित रूप से इनका जो प्रयोग है वो बढ़ेगा। पहले जब हम बात करते थे कि एक विद्यार्थी मान लीजिए वो BA का कोर्स कर रहा है, BTech का कोर्स कर रहा है, उसके सामने बाकी ऑप्शन नहीं थे कि वो ऑनलाइन माध्यम से भी कोई कोर्स कर सके। आज उसके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। हमें इन ऑप्शनों को और बढ़ाने की आवश्यकता है, इनको और समृद्ध करने की आवश्यकता है, ताकि विद्यार्थी यहाँ पर अपने जो उनकी आवश्यकता है उसके उन आवश्यकता के अनुरूप उनका चयन कर सके। मेरे से पूर्व वक्ता डॉक्टर उर्वशी गहलोत जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हमारे पास सूचनाओं का एक भंडार हो गया है। अब हमारे सामने ये भी चैलेंज है कि उन सूचनाओं में से जो कि ऑनलाइन उपलब्ध हैं, उसमें से कैसे हम अपने काम की सूचनाएं को एक्सट्रैक्ट करें, कैसे काम की सूचनाएं निकालें, ये भी हमारे सामने एक चैलेंज है। हालांकि जब हम AI और डीप लर्निंग का प्रयोग करते हैं तो बहुत सारी जो हम जब सूचनाएं सर्च करते हैं तो हमसे जिस टाइप की हम सूचनाएं उसमें सर्च कर रहे हैं उससे सिमिलर सूचनाएं हमारे पास मिलती जाती हैं, पर फिर भी सूचनाओं का जो संग्रह है वो इतना ज़्यादा है, उसमें से अपने काम की चीज़ें एक्सट्रैक्ट करना कम से कम समय में, ताकि हमारे समय भी उसमें वेस्ट ना हो, ये भी एक चैलेंज बनता जा रहा है। और आशा है कि जो इसमें टेक्नोक्रेट्स हैं वो फ्यूचर में इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि किस तरह से हम अपने काम की सूचनाएं उसमें से हम एक्सट्रैक्ट कर सकें और उसको अपना काम कर सकें। और जो हमारी जीवनचर्या है, जब हम देखते हैं कि हमें इससे इजी जो हमारी लाइफ है वो इजी हो पा रही है, हम बहुत आसानी से अपने काम कर पा रहे हैं, तो हम उस पद्धति को अडॉप्ट कर लेते हैं। चाहे वो बैंकिंग प्रणाली हो, चाहे वो रेलवे रिजर्वेशन की टिकटिंग प्रणाली हो,
ठीक है। और या एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन की बात हो, जब जब भी सोसाइटी को, समाज को ये लगता है कि इन सब से हमें सुविधाएं मिल रही हैं, हमारी लाइफ इजी हो रही है, हम उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। हमने शायद कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमारे जो पोस्ट ऑफिस है वो कम्प्लीटली इस ऑनलाइन माध्यम में आ जाएंगे। आज पोस्ट ऑफिस गांव-गांव में है, सबके पास कंप्यूटर्स हैं, इंटरनेट्स हैं, वो काम कर रहे हैं। हमारे पंचायत है, वहाँ पर भी काम कर रहे हैं। आज हमें कोई भी लेक्चर सुनना होता है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, हम बहुत जल्दी से अपने स्मार्टफोन पे उसको सर्च करते हैं और हमें वहाँ से हम सूचनाएं ले लेते हैं। जो प्राथमिक विद्यालय के बच्चे थे वो भी आज ऑनलाइन एजुकेशन से फैमिलियर हो चुके हैं, और निश्चित रूप से जब आगे जाके अगले 15 साल में, 20 साल में वो विश्वविद्यालय में जाकर शिक्षा प्राप्त करेंगे तो उनका जो ये ऑनलाइन का जो माध्यम है ये सशक्त होगा। और इसमें जो एक मेजर कंट्रीब्यूशन हुआ है पिछले 2 दशकों में, या पिछले 1 दशक में, तो मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ है, जब इस डिजिटाइलाइजेशन में हमारी भाषाओं ने एंट्री कर ली। आज इन संसाधनों में भाषाओं